हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ विद एस्पिरेंस के यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट जो भी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देखेंगे और जानेंगे आखिर किस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको जानकारी दे दें, अगर आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं और अगर डाउनलोड नहीं कर पाए तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है क्लास 10th के लिए, आप वहां से जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये वीडियो सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का है, जिसमें हम लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा सा बता दें कि पहले आपको जो है वो इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया, टोटल जो प्रश्न प्यारे बच्चों पूछा जाएगा वो 52 प्रश्न पूछा जाएगा। इनमें से 30 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से आपका कुल मिलाकर 52 प्रश्न रहेगा, ठीक है, जिसमें 1 से लेकर 30 नंबर तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिनका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न हमारा दिया गया है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। अगर आप हमारे पहले वीडियोस को देखे होंगे तो आपको पता होगा, हमने पूरी तरह से क्लियर कर रखा कि जैव संसाधन उसको कहते हैं जिसमें जीवन हो, यानी कि जो जीवित हो, जो सजीव हो, उसी को जैव संसाधन कहते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मनुष्य। दूसरा हमारा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो कुछ इस तरह से दिया गया है, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, मानव जीवन की गुणवत्ता और शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, न्यायसंगत बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। ये भी प्रश्न हमने करा रखे हैं पहले की वीडियोस में, अगर आप उसको नहीं देखें तो देखिए, क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र जो है एक सेट जारी किया गया है, इससे मैक्सिमम 10 से 20% ही सवाल आएंगे, लेकिन बाकी के जो सवाल हैं ऑब्जेक्टिव के, सब्जेक्टिव के, वो जो हम वीडियोस डाल रहे हैं लगातार, जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनसे सवाल आएंगे। और मॉडल पेपर में भी बस उन्हीं से सवाल उठाया गया, एक भी बाहर नहीं गया, ठीक है। अगला है, निकोबरी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है। तो प्यारे बच्चों, निकोबरी जो कबूतर है वो किस जातियों की श्रेणी में आता है। तो सही जवाब हो जाएगा स्थानिक जातियां, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला जो हमारा चौथा नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, बोला गया है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि जो दिया गया चीज है वो कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो चौथा प्रश्न में देखिए, महानदी जो है वो हीराकुंड परियोजना, महानदी हीराकुंड परियोजना सही है। टांका भूमिगत जल टैंक के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का, सही है। छठा नंबर दिया इल्तुतमिश हौज खास, ये गलत है जी, ये गलत है। भाखड़ा नांगल गंगा परियोजना ये जो है सही है, यानी कि तीसरा नंबर जो ऑप्शन है सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। पांचवा नंबर हमारे पास प्रश्न है कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है, यानी कि रबी फसल है उसको किस ऋतु में बोया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शीत ऋतु में, ठीक है। जैसे कि इस समय शीत ऋतु चल रही है और इसमें किस चीज का बोई जा रही है, गेहूं, तो ये रबी फसल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है छठा नंबर, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रोपण कृषि, रोपण कृषि का उदाहरण है। चाय जो है वो रोपण कृषि का उदाहरण है। ये भी हमने प्रश्न ऑलरेडी करा रखे हैं, अगर आप कर देखते होंगे वीडियोस तो आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छा कंटेंट प्यारे बच्चों हम आपके लिए तैयार किए हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग साथ दीजिए, लगातार वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, हर एक चीज आपको कराऊंगा, निश्चित रहिए, ठीक है। अगला 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर है कि झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर ए। झारखंड के नुआ और गोवा मुंडी में लौह अयस्क पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर जो आपका प्रश्न था वो हमने देखा। अब हमारे पास 8वां नंबर प्रश्न है, वो दिया गया है निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। पाइपलाइन द्वारा किसका परिवहन होता है। प्यारे बच्चों, पानी का तो पाइपलाइन से परिवहन कर सकते हैं, बिल्कुल सही। कच्चा तेल जो आपका मिट्टी का तेल होता है उनको भी पाइपलाइन से हम ले जा सकते हैं। पेट्रोल के जो उत्पाद है वो भी पाइपलाइन से ही आते हैं। तो सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला हमारा जो प्रश्न है वो दिया गया है, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया। आपको पता है कि हमारे देश में 22 जो है भाषाओं की प्रमुखता दी गई है संविधान में, तो उसे बोला जा रहा किस अनुसूची में रखा गया है। ये आपका नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान में रखा गया है, ठीक है। अगला 10वां नंबर जो आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों, वो दिया गया है कि स्थानीय शासन व्यवस्था में
कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? स्थानीय जो शासन व्यवस्था है उसमें कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा 1/3। 1/3 जो पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। 11वां नंबर हमारा प्रश्न है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1968 से लेकर 1968, माफ कीजिएगा 1954 से लेकर, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 1954 से लेकर 1968 तक। 11 नंबर का बी नंबर। 1954 से लेकर प्यारे बच्चों 1968 तक अमेरिका में नागरिक के अधिकार को लेकर एक आंदोलन हुआ था। यह भी प्रश्न आपका नागरिक शास्त्र के किताब से लिया गया है। अगला, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितनी फीसदी है? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5% से भी कम है। देखिए, स्थानीय निकायों की बात करें तो स्थानीय निकायों की 1/3 है, 1/3 है, जबकि विधानसभाओं में महिलाओं की जो भागीदारी है, प्रतिनिधित्व है, वो 5% से भी कम है, याद रखिएगा। अगला जो 13वां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न नागरिक शास्त्र से है कि इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है, यानी कि 2 दल की व्यवस्था है, इनमें से किस देश में है, ये पूछा जा रहा है। तो 13वें नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका में जो प्यारे बच्चों द्विदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 14वां नंबर प्रश्न है कि नेपाल में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त किया गया? नेपाल से राजतंत्र किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 2008 में प्यारे बच्चों नेपाल से जो है वो राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगला जो 14वां नंबर हो गया। अब 15वां नंबर हमारे पास सवाल है कि बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने की थी? बोलीविया में जो है पानी के खिलाफ, पानी के निजीकरण के खिलाफ जो आंदोलन किया गया था वो किसकी अगुवाई में किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा फेडिकोर के आंदोलन में, इसको फेडिकोर के आंदोलन में किया गया था। ठीक है, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों केरल, 6ठा नंबर, 16वां नंबर, कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण कौन सा है प्यारे बच्चों? तो हमने इसको प्रश्न को करा रखा है ऑलरेडी कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। प्यारे बच्चों एक बार मैं पुनः आपको बता दूं, हम जो इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं, जो सब्जेक्टिव ला रहे हैं, वो बहुत और बेहद इंपॉर्टेंट है और इसी से मॉडल प्रश्न में भी प्रश्न मिले हैं। जो भी प्रश्न यहाँ पे हैं सिर्फ सिर्फ उसी ऑब्जेक्टिव से कराए गए, और ऐसा नहीं कि हम एक एक चैप्टर में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव कराएं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम सोशल साइंस के प्रत्येक चैप्टर में कराएंगे और वहीं से प्रश्न आएगा निश्चित तौर पे, और उसमें से आधे तो आप ऐसे चुटकियों में उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 17वां नंबर, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? यह भी प्रश्न हमने करा रखा है। तो ये प्यारे बच्चों 17वां नंबर अर्थशास्त्र से लिया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी को संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। ठीक है, 18वां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये भी आपका अर्थशास्त्र से लिया गया है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? रोजगार के अवसर में अत्यधिक उत्पन्न करने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो ये था आपका 3 स्टेटमेंट दिया गया है कि बताइए इस तीनों में से क्या क्या, केवल एक यानी कि केवल सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, केवल 1 तथा 2 यानी कि विद्यालय की स्थापना और सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, 2 तथा 3 यानी कि विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण की इकाई, और तीसरा है तीनों, 1 2 3 यानी कि 1 2 3 तीनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18वें नंबर का 1 2 3 तीनों, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंचाई की सुविधा में अगर वृद्धि करेंगे तो खेती अधिक होगा, रोजगार मिलेगा। विद्यालय स्थापना करेंगे, अस्पताल की स्थापना करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें लेबर्स की जरूरत होगी, विद्यालय स्थापना के बाद टीचर्स की जरूरत होगी, रोजगार में वृद्धि होगी। खाद्य प्रसंस्करण इकाई अगर लगाएंगे तो उसमें भी लोगों की क्या होगी, रोजगार मिलेगा, रोजगार की इकाई में वृद्धि होगी। तो सही आंसर डी हो जाएगा। 19वां नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों ये भी आपका लिया गया है उसी से यानी कि अर्थशास्त्र से, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? करेंसी जो नोट है वो कौन जारी करता है, ये पूछा गया। तो सही जवाब हो जाएगा 19वें नंबर सवाल का प्यारे बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो करेंसी नोट है, जो कागज का होता है वो जारी किया जाता है, लेकिन जो सिक्का होता है प्यारे बच्चों 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये वाला सिक्का जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है,
अगला है प्रश्न प्यारे बच्चों 20वां नंबर। बोला गया राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया है। ठीक है, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं, उन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने 1.5% प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% की दर से लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पे बोला 1.5% प्रति माह, यानी कि एक महीना में 1.5% उसको ब्याज देना पड़ेगा। इस हिसाब से 12 महीना में 12 डेढ़े 18, यानी कि 18%। सुनिएगा और से, एक महीना में 1.5%, यानी कि राम को जो है 18% ब्याज देना होगा एक साल में, जबकि प्यारे बच्चों श्याम को 8% ही ब्याज देना होगा एक साल में। अब क्वेश्चन क्या दिया गया, कथन दिया गया है, कौन सा सत्य है ये पूछा गया। राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। ये बोला गया है कि राम ने सही किया क्योंकि इसे कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। दूसरा बोला है श्याम की हालत खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना होगा। देखिए प्यारे बच्चों, श्याम को तो कम ब्याज देना होगा, 8% देना होगा, ये तो बात गलत हो गया। तीसरा क्या दिया है, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। ये बात तो सही है कि राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो 18% ब्याज दे रहे हैं। श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा। अच्छा, इसमें ब्याज तो श्याम को नहीं मिल रहा है प्यारे बच्चों, इससे तो ब्याज देना पड़ रहा है, तो ये भी बात क्या है, गलत है। ये भी बात क्या है, गलत है। तो पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे पहला दिया है कि राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। अच्छा, इसमें कौन सा फायदा है प्यारे बच्चों, आप ही सोचिए। 100 रुपया में कोई 18 रुपया दे रहा है एक साल के लिए, और कोई 100 रुपया में 8 रुपया दे रहा है बिना कागज का, तो कौन सा फायदा है। तो फायदा है गुरुजी, ये भी गलत है। यानी कि फायदा कि राम की हालत जो है ज़्यादा खराब है, किससे, श्याम से, क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा। सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये है भारत में सूचना का अधिकार नामक कानून कब लागू किया गया। तो सूचना का अधिकार कानून जो है वो अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदारीकरण कहलाती है। ठीक है, ये भी इकोनॉमिक्स का ही अर्थशास्त्र की है। अगला, आंसर्ड रेनन किस देश के दार्शनिक थे। अर्संट जो रेनक थे वो किस देश के दार्शनिक थे प्यारे बच्चों, तो सही जवाब हो जाएगा अमेरिकी देश। अर्सट जो रेनन थे प्यारे बच्चों, वो किस देश के नागरिक थे, दार्शनिक थे, तो फ्रांसीसी हो जाएगा सही जवाब। फ्रांसीसी का जो है वो दार्शनिक थे। अगला, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1789 में हुई थी कि नहीं हुई थी, हुई थी गुरुजी, 24 नंबर का ए नंबर। अगला प्यारे बच्चों, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन है। ये सब हिस्ट्री का प्रश्न है। तो यंग इटली भूमिगत संगठन के स्थापना कौन की है, तो जियुसेप्पे मैत्सनी या फिर मेजनी, जो रहेगा आंसर वही लगाना, 25 का सी नंबर। 26वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो 1915 में लौटा था, जनवरी 1915 सही आंसर हो जाएगा 26वें नंबर प्रश्न का। 27वां है, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था। तो पूना पैक्ट प्यारे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, 27वें का डी नंबर हो जाएगा। 28वां नंबर प्रश्न है, 1890 के दशक में रिंडर प्रेस नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैला था। रिंडर प्रेस नामक बीमारी जो था वो किस देश में बहुत तेजी से फैला था, तो सही जवाब हो जाएगा 28वें नंबर का बी नंबर, अफ्रीका में। ठीक है, 29वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था। कौन सा देश जो है मित्र राष्ट्र के पाले में था, तो सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन, सी नंबर। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका, स्पेनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी। तो स्पेनिंग जेनी जो मशीन था वो जेम्स ये पढ़ाएगा जेम्स हारग्रीव्स। क्या है, जेम्स हारग्रीव्स, यहाँ पे स्पेस होता है, जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा स्पेनिंग जेनी नामक मशीन बनाई गई थी। तो प्यारे बच्चों ये था ऑफिशियल मॉडल पेपर का 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसका हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराया और आपको समझ में भी आया होगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका प्रॉफिट मिल सके। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों कंप्लीट इसी तरह से और भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए, परीक्षा में फोड़ने के लिए, तहलका मचाने के लिए, दिल दिमाग में याद करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से कोई अलग मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाएंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।